जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा आईसिस के एक ऑपरेटिव को। ईरान में यूएस हिस्ट्री का अभी तक का सबसे एडवांस रेस्क्यू मिशन। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी भारत के कोलकाता पर हमले की धमकी। भारत बना रहा है अग्नि 5 का भी एडवांस वर्जन। और भारत का नया शेषनाग 20 लॉयटरिंग म्यूनिशन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी एटीएस के साथ एक क्लोज कोऑर्डिनेशन में उत्तर प्रदेश के खुशीनगर से रिजवान अहमद नाम के एक आईसिस आतंकी को गिरफ्तार किया है। और इस रिजवान अहमद को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया जा रहा है, जहां पे इससे आगे की पूछताछ की जाएगी। और इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें काउंटर इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि जो रिजवान अहमद है तो 2015 से ही इसके आईसिस के साथ लिंक है। और माना जा रहा है कि भारत में आईसिस के बिहाफ में ये रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। और अथॉरिटीज़ को इस बात का शक है ये काफ़ी सक्रिय रूप से मल्टीपल इंडिविजुअल्स का रेडिकलाइजेशन और उनको ब्रेन वॉश करने में मुख्य रूप से शामिल था। और इन्वेस्टिगेटर्स ये भी मान रहे हैं कि ये संभावित रूप से रिक्रूटमेंट चैनल्स को रिवाइव करने पर काम कर रहा था और भारत में एक्सट्रीमिस्ट ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए संभावित लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी इसके द्वारा दिया जा रहा था। और इस ऑपरेशन के दौरान इसके पास से कुछ बॉम्ब बनाने वाले मटेरियल्स रिकवर किए गए और इसके अलावा कुछ अन्य आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए गए, जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारत में किसी पोटेंशियल टेरर एक्टिविटीज़ की तैयारी कर रहे थे। और ये बताया जा रहा है कि इससे 2015 में भी आतंकी गतिविधियों से संबंधित कनेक्शन में डिटेन किया जा चुका है और उस समय वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद था। और संभावित रूप से वहाँ से बेल होने के बाद ये दोबारा से टेरर इकोसिस्टम में शामिल हुआ। और इसकी गिरफ्तारी तब हुई है जब अभी हाल ही में यूपी एटीएस ने पाकिस्तान की आईएसआई से ही लिंक रखने वाले एक और आतंकी मॉड्यूल को बस्ट किया था, जो कि लखनऊ रेलवे स्टेशन सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर भी विस्फोट या फिर आग जलने वाली घटनाओं को अंजाम देने वाले थे। और इस वाले मामले में भी एक नई जानकारी ये सामने आई है कि इस मॉड्यूल का जो मुख्य आरोपी था, जो कि इस गैंग का मेन मेंबर भी है, जिसका नाम है साकिब AK डेविल, जो कि मेरठ का रहने वाला है। तो ये जो साकिब है तो इसको पाकिस्तानी हैंडलर से मेरठ के ही रहने वाले एक और आकिब नाम के व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ये जो आकिब है तो इसकी AK-47 के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई सारी वीडियोस भी हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि जो आकिब है अभी वर्तमान समय में दुबई में रह रहा है। और इसके माध्यम से ही साकिब भी पाकिस्तानी हैंडलर्स के कनेक्शन में आया और पाकिस्तानी ISI के ही निर्देशों पर वे भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। और इनका जो पाकिस्तानी हैंडलर है वो कई अलग अलग तरह के नाम इस्तेमाल कर रहा था, जैसे कि लादेन, फारूक उल्ला घोरी, कश्मीर मुजाहिदीन, गजवाए हिंद। और इन लोगों को रिलीजियस ग्राउंड पर भड़का के भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज 5 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट में एक सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 सस्पिशियस इंडिविजुअल्स की मूवमेंट को रिपोर्ट किया गया था, जो कि संभावित रूप से पाकिस्तानी आतंकी हो सकते हैं। बाकी सर्च जारी है और इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। कल रात को यूएस मिलिट्री के स्पेशल फोर्सेस ट्रूप्स ने अन्य मिलिट्री पर्सनल के साथ बिहाइंड द एनिमी लाइंस एक कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को कंडक्ट करके F-15 एयरक्राफ्ट के दूसरे पायलट को भी सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है। और हाल फिलहाल में बिहाइंड द एनिमी लाइंस कंडक्ट किए गए इसे वन ऑफ द बेस्ट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की तरह माना जा रहा है। और इस मामले को लेकर रॉयटर्स की रिपोर्ट में इसराइल के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इसराइल ने यूएस को इंटेलिजेंस सहायता प्रदान करी थी। बाकी यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से भी कंफर्म कर दिया गया है कि F-15 एयरक्राफ्ट के दोनों क्रू मेंबर्स को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है। और इस मिशन को यूएस हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की तरह डिस्क्राइब किया गया है। हालांकि ये भी बताया गया कि जो दूसरा पायलट रेस्क्यू किया गया है वो गंभीर रूप से घायल भी है। बाकी ये नहीं बताया गया कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में यूएस की कौन सी स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल की गई थी, लेकिन कुछ ओपन सोर्स हैंडल्स का मानना है कि इसमें डेल्टा फोर्स ऑपरेटिव्स मुख्य रूप से रह सकते हैं। बाकी अगर आपको यूएस के इस डेल्टा फोर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने द ग्रिड पर अपलोड करी है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब के AI डबिंग फीचर का इस्तेमाल करके उस वीडियो को अपनी पसंदीदा भाषा में देख सकते हैं। बाकी यूएस प्रेसिडेंट ने 6 अप्रैल तक ईरान को जो फाइनल अल्टीमेटम दिया था तो वो भी समाप्त होने वाला है। और इसी को लेकर यूएस प्रेसिडेंट ने अपने सोशल मीडिया से एक पोस्ट करी है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि जो मंगलवार है वो पावर प्लांट डे होगा, ब्रिज डे होगा और ईरान में सब कुछ एक दिन में रैपअप होगा। और सीधे सीधे धमकी भी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन कर दो या फिर नर्क में जीने के लिए तैयार रहो। और इस पोस्ट में जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया है वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख ही सकते हैं। और अब ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जो अमेरिका है वो ईरान में टारगेट्स पर स्ट्राइक करने के लिए अपने कुछ सबसे घातक लॉन्ग रेंज के वेपन्स को डिप्लॉय करने की तैयारी कर रहा है। और यूएस मिलिट्री कैंपेन का जो अगला फेज होगा
उसमें आपको कुछ एडवांस्ड क्रूज मिसाइल्स का उपयोग भी होते हुए देखने को मिल सकता है। और यूएस प्रेसिडेंट के इस पोस्ट के बाद से अब हर किसी के मन में यही प्रश्न है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये क्या नया फेस दिखाता है? क्या फिर से ये जो अल्टीमेटम है एक्सटेंड हो जाएगा, या फिर इस बार ईरान में यूएस अभी तक की सबसे लीथल एक्शन लेने वाला है? तो ये तो खैर समय बताएगा। बाकी ईरान में जो यूएस फोर्सेस ने अपने पायलट को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन कंडक्ट किया था, तो इसको लेकर जो मीडिया रिपोर्ट्स आई उन्हें बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए CIA ने एक डिसेप्शन टैक्टिक का इस्तेमाल किया था, जिसमें कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन जानबूझकर ईरान के सामने फीड की गई। एक फेक रेस्क्यू ऑपरेशन प्रोजेक्ट किया गया और जहाँ पे एक्चुअल में ऑपरेशन हो रहा था उसके रियल लोकेशन को छुपा के रखा गया था। बाकी ईरान की तरफ से उनके द्वारा शॉट किए गए अमेरिकन एयरक्राफ्ट की वीडियोज़ भी रिलीज़ की गई हैं और ईरान ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिका के 2 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को शॉट डाउन किया था। और जबकि द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें यूएस ऑफिशियल्स के हवाले से कहा गया कि उनकी फोर्सेस ने रेस्क्यू मिशन के दौरान खुद से ही अपने 2 एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया था। और इस क्रैश साइट की जो वीडियो सामने आई हैं वो ईरानियन सिटी इस्फहान के साउथ से 45 किलोमीटर्स पर है। और वहीं इन इमेजेस को शेयर करते हुए ईरान के जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं वो कुछ ऐसा कहते हुए दिखे कि अगर अमेरिका को इस तरह की 3 और विक्ट्री मिल गई तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यानी कि एक तरह से उनके द्वारा यूएस को मॉक किया गया। और यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से मंगलवार को ईरान के सभी पावर प्लांट्स पर स्ट्राइक वाली धमकी के बाद ईरान की तरफ से भी काउंटर में धमकी आई है कि अगर अमेरिका अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ेगा तो फिर उसके लिए भी नर्क के दरवाजे खुल जाएंगे। और जबकि आज रविवार को कुवैत के पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भी ईरानियन ड्रोन के हमले के बाद एक बड़े नुकसान की रिपोर्ट करी है। कंगाली के चरम स्तर पर पहुंच चुके पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से भारत को लेकर एक वार्निंग जारी की गई है, जिसमें उनका कहना था कि अगर भारत इस बार कोई भी झूठा ऑपरेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर पाकिस्तान इसका जवाब कोलकाता तक देगा। और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाला नैरेटिव है तो इसको भी अभी कुछ ही दिनों पहले से पाकिस्तान की मीडिया रन कर रही है, जिसके बारे में हम पहले डिफेंस अपडेट में कवर कर चुके हैं। और ये पाकिस्तान की पुरानी टैक्टिक है अपने इंटरनल फेलियर से ध्यान भटकाने वाली। और जैसे कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पाकिस्तान में जो महंगाई का स्तर है तो वो उनके अर्थव्यवस्था के स्तर के बिल्कुल विपरीत जा रहा है। यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था नीचे को जा रही है तो इनके वहाँ महंगाई ऊपर को जा रही है। फिर उसके बाद चीन में पैसे वापस मांग रहा है, सऊदी अरेबिया भी पैसे मांग रहा है, पाकिस्तान की जनता खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मिलिट्री से परेशान है। तो फिर पाकिस्तान में कुछ तो चाहिए ही इन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि अभी कुछ दिनों से जो पाकिस्तान की मीडिया है, उनकी जो सोशल मीडिया है, वो एक नैरेटिव रन कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने भारत के किसी मैसेज को इंटरसेप्ट किया है और जिसमें उनको ये पता लगा है कि भारत पाकिस्तान में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कंडक्ट करने वाला है। और ये सब चीज़ें तब हो रही हैं जब हाल फिलहाल में भारत की एजेंसीज ने भारत में ही पाकिस्तान की ISI से ही लिंक रखने वाले कई अलग अलग आतंकी मॉड्यूल्स को एक के बाद एक बस्ट किया है और उनके ऑपरेटिव्स को पकड़ा भी है। और अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से इस तरह का बयान देना कि वो कोलकाता पर हमला करेंगे अगर भारत ने कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो ये संभावित रूप से इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद पाकिस्तान भारत में किसी बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहा है और फिर इसके बाद पाकिस्तान एक नैरेटिव रन करने का प्रयास करेगा। और केवल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री नहीं बल्कि पाकिस्तानी नेवी की जो चीफ है तो वो भी ऐसी सिमिलर सी धमकी देते हुए दिख रहे हैं, जिसमें उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान के मैरीटाइम इंटरेस्ट को किसी ने भी चैलेंज करने का प्रयास किया तो फिर पाकिस्तान भी एक पर्याप्त जवाब देगा। और पाकिस्तानी नेवी चीफ का जो रिमार्क है ये पाकिस्तान की कॉर्वेट PNS खैबर के इंडक्शन सेरेमनी के दौरान आया है। और वो ये भी दावा करते हुए दिखे हैं कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान की नेवी है वो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने वाली थी। और ये दावा पाकिस्तानी नेवी का वो चीफ कर रहा है जिनकी नेवी पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना के डर से अपने पोर्ट से बाहर तक नहीं निकल रही थी। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने एसेट्स भी अपने मेन पोर्ट से हटा दिए थे भारतीय नौसेना की स्ट्राइक के डर से। वो तो उनकी किस्मत अच्छी है कि भारतीय नौसेना की स्ट्राइक से पहले ही इनकी DGMO ने सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट कर दी, अन्यथा 1971 फिर से दोहराने वाला था। और पाकिस्तान का नेवी चीफ भारत के जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने का दावा कर रहा है तो यही वो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी तैनाती की खबर सुनकर ही जो एक कंगाल देश की नेवी है वो अपने पोर्ट खाली कर देती है। बाकी पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा विंग ISPR, उनकी आर्मी, एयरफोर्स, उनके रक्षा मंत्री और इनके जैसे जितने भी हैं जो कि भारत को धमकी देते रहते हैं, तो आज कमेंट सेक्शन में इन सब के लिए एक स्पेशल मैसेज जरूर लिखिएगा, मत कर लाला मत कर। भारत का जो सूर्य अस्त्र रॉकेट सिस्टम है जो कि इस वर्ष रिपब्लिक डे परेड में भी दिखा था, तो इसकी जो लाइव फायरिंग ट्रायल्स हैं उनको सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है और भारतीय सेना की सर्विस में बड़ी संख्या में इंडक्ट होने के लिए भी ये तैयार है। और जो सूर्य अस्त्र है इजराइल के पल्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का ही एक इंडियन वेरिएंट है और जिसे इजरायली फर्म भारत की नेवी लिमिटेड के साथ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के तहत भारत में ही प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें एक एडवांस्ड यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को बनाया गया है। और इस वर्ष भारतीय सेना ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स का इस्तेमाल करके नेवी लिमिटेड को इस सिस्टम के कुछ लिमिटेड ऑर्डर्स भी प्लेस किए थे। बाकी हर एक सूर्य अस्त्र लॉन्चर
कम से कम 4 306 mm के एक्स्ट्रा प्रिसिशन गाइडेड रॉकेट्स को कैरी कर सकता है, जिनकी रेंज 150 किलोमीटर तक है। ये 120 किलोग्राम के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है और वहीं ये 2 370 mm के प्रेडेटर हॉक टैक्टिकल मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है, जो कि 140 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करती हैं। और इन अलग अलग टाइप की म्यूनिशंस की जो CEP यानी कि सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है वो 5 मीटर से कम है, यानी कि ये बेहद ही प्रिसाइसली हिट करने में सक्षम है। और चूंकि ये एक यूनिवर्सल लॉन्चर सिस्टम है तो इससे 100 किलोमीटर तक की रेंज वाले लॉयटरिंग म्यूनिशंस को भी लॉन्च किया जा सकता है। बेंगलुरु बेस्ड भारत की न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने शेषनाग 20 करके अपने एक नए कैनिस्टर लॉन्च्ड स्वार्मिंग लॉयटरिंग म्यूनिशन को इंट्रोड्यूस किया है और जिसे लगभग 50 किलोमीटर तक प्रिसिशन स्ट्राइक्स, ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनासेंस और EW यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशंस के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और कंपनी के मुताबिक अपनी क्लास में भारत का पहला स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन किया गया कैनिस्टर लॉन्च्ड स्वार्मिंग लॉयटरिंग म्यूनिशन है। ये 5 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी कर सकता है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को अचीव कर सकता है, 6000 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट कर सकता है और टैक्टिकल टारगेट्स के खिलाफ रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए ये एक आइडियल प्लेटफॉर्म बन सकता है। और जबकि न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज शेषनाग 150 करके भी एक एडवांस लॉयटरिंग म्यूनिशन पहले ही बना चुकी है। इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि भारत नेक्स्ट जनरेशन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है, जो कि अग्नि 5 का एडवांस वर्जन होगा। और चूंकि ये परियोजना क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स में आती है तो इसलिए जो एग्जैक्ट डिटेल्स है उनको पब्लिक नहीं किया गया है। बस ये कहा गया कि इस परियोजना के तहत भारत का उद्देश्य एक ऐसी मिसाइल को विकसित करना जो कि अग्नि 5 से लाइट हो लेकिन उससे ज़्यादा पावरफुल हो, जो अधिक से अधिक वॉरहेड को कैरी कर सके, जिसकी रेंज भी अग्नि 5 से ज़्यादा हो और ये दुनिया के सबसे बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को भी इवेट करने में सक्षम हो। अब बाकी इन रिपोर्ट्स में अग्नि 6 की बात की गई है या फिर एक बिल्कुल ही अग्नि सीरीज की कोई नई मिसाइल की बात की गई है तो इसका अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2007 में सी हैरियर एयरक्राफ्ट के क्रैश में लेफ्टिनेंट कमांडर सौरभ तिवारी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2020 में ऑपरेशन रंदोरी बहक के तहत 4 पैरा SF के सूबेदार संजीव कुमार, पैरा ट्रूपर बालकृष्ण, पैरा ट्रूपर छत्रपाल सिंह, पैरा ट्रूपर अमित कुमार और पैरा ट्रूपर देवेंद्र सिंह ने एक असाधारण वीरता और शौर्य का परिचय देते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से और हमारे अन्य सभी वीरों को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और ये ऑपरेशन रंदोरी बहक में हमारे इन वीरों ने एक अद्भुत शौर्य की जो परिभाषा लिखी वो न केवल इस मौजूदा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। और अगर आपको ऑपरेशन रंदोरी बहक के बारे में डिटेल में जानना है तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो 4 साल पहले हमने ऑलरेडी बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके लिए आज का प्रश्न है, किस कंट्री के पास सबसे अधिक संख्या में न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।